नमस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी शानदार संस्कृति जो लगभग 700 साल फली फूली, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, और फिर जैसे गायब हो गई। आज हम इसी रहस्यमय पतन के पीछे के अलग-अलग कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, और ये पतन आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली जैसा है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर उजड़ने लगे, और फिर 1300 ईसा पूर्व आते-आते ये सभ्यता पूरी तरह इतिहास बन गई। सवाल ये है कि आखिर क्यों हुआ ऐसा? सही बात है, और इस पर कोई एक जवाब नहीं है, मतलब इतिहासकारों में भी अलग-अलग राय है। तो आज हम इन्हीं विभिन्न सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दौर में हुआ क्या था। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि इसका पतन शायद किसी एक बड़ी घटना से नहीं हुआ होगा। ज्यादा संभावना यही है कि ये कई छोटी-बड़ी वजहों के एक जटिल जाल का नतीजा था, एक धीमी प्रक्रिया। हाँ, धीमी प्रक्रिया। तो पहली कड़ी क्या हो सकती है? जलवायु परिवर्तन। स्रोत बताते हैं कि लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मॉनसून बदला, बारिश कम हुई। हाँ, बिल्कुल। जियोसन और उनके साथियों का शोध इसी तरफ इशारा करता है। मॉनसून में भारी कमी आई। और इसका असर? असर सीधा खेती पर पड़ा होगा। सोचिए, सिंधु और खासकर जो घग्गर हकरा नदी थी, उसके किनारे बसे इलाकों में सूखा पड़ने लगा। ओह! खेती मुश्किल हुई, तो जाहिर है जनजीवन पर गहरा असर पड़ा होगा। हमें धोलावीमा और कालीबंगा जैसी जगहों पर सूखे हुए जलाशय भी मिले हैं। ये एक तरह से पुरातात्विक सबूत है। बाप रे! पानी पर टिकी सभ्यता के लिए ये तो बहुत बड़ा संकट रहा होगा। बिल्कुल। तो मतलब एक तरफ सूखा, और क्या साथ ही नदियों ने भी अपना रास्ता बदला? मैंने पढ़ा है खासकर घग्गर हकरा, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर लगता है। सैटेलाइट इमेज और जमीनी सर्वे वो इसी ओर इशारा करते हैं। अच्छा। जब जीवन देने वाली नदी ही सूख जाए या अपना रास्ता बदल ले, तो उसके किनारे बसी बस्तियों का वीरान होना तो मतलब स्वाभाविक ही है। ये पतन की पहेली का एक और अहम हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। कुछ जगह जैसे मोहनजोदाड़ो वो सूखे से नहीं बल्कि बाढ़ से प्रभावित हुई। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने इसका जिक्र किया था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक ही समय में सूखा भी और बाढ़ भी। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, ये शायद वो मौसमी बाढ़ नहीं थी जिसकी हम कल्पना करते हैं। अच्छा, तो फिर कैसी बाढ़ थी? ऐसा लगता है कि सिंधु नदी के अपने रास्ते में बदलाव और लगातार गाद जमा होने से निचले इलाकों में वो स्थायी जल भराव की समस्या पैदा हो गई थी। ओह, मतलब पानी हमेशा भरा रहता था। हाँ, कुछ वैसा ही। और उनका जो बेहतरीन नगर नियोजन था, जिसकी हम आज भी तारीफ करते हैं, वो इस लगातार पानी भरे रहने की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ होगा। उनका कमाल का ड्रेनेज सिस्टम भी शायद जवाब दे गया। तो मतलब सूखा और बाढ़ दोनों एक ही सभ्यता के अलग-अलग हिस्सों को एक ही वक्त में प्रभावित कर रहे थे। ये तो वाकई एक जटिल तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। और इस शहरी जीवन और बढ़ती आबादी का असर सिर्फ नगर नियोजन पर ही नहीं, बल्कि सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर भी तो पड़ रहा होगा, है ना? निश्चित रूप से। आबादी बढ़ी तो खेती के लिए ज्यादा जमीन चाहिए थी, घरों और भट्टों के लिए ज्यादा लकड़ी, पानी की मांग भी बढ़ी होगी। हम्म। तो इससे जंगलों पर दबाव बढ़ा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हुई होगी, पशुधन पर भी बोझ पड़ा। लंबे समय में ये चीजें खेती को अस्थिर बना सकती थीं और शायद एक आर्थिक तनाव की वजह बनी। और क्या बीमारियों का भी कोई रोल था? कुछ कंकालों के अध्ययन में संक्रमण के संकेत मिले हैं। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, जैसा हमने अभी बात की, जल भराव जैसी स्थितियां। हाँ, वो तो मच्छरों और बीमारियों को पनपने का मौका देती हैं। बिल्कुल। और घनी आबादी वाले शहरों में ये तेजी से फैल सकती थी। ये कितना बड़ा कारक था, ये कहना मुश्किल है, पर हाँ, ये उस जटिल पहेली की एक और कड़ी हो सकती है। एक सिद्धांत जो पहले काफी चलता था, वो था आर्यों के आक्रमण का। हाँ, वो सिद्धांत काफी प्रभावशाली रहा कुछ समय तक। माना गया कि बाहरी हमलावरों ने इन शहरों को तबाह कर दिया। कुछ जगहों पर मिले कंकालों को हिंसा के सबूत के तौर पर भी देखा गया। लेकिन अब जो नए पुरातात्विक शोध हुए हैं और डीएनए अध्ययन भी, जैसे शिंदे और उनके साथियों का काम, वो इस विचार को ज्यादा समर्थन नहीं देते। अच्छा? अब ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि पतन बाहरी हमले की वजह से अचानक नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसके कारण ज्यादातर अंदरूनी और पर्यावरणीय थे। तो मतलब बाहरी हमले वाला सिद्धांत अब उतना मजबूत नहीं माना जाता। सही कहा। फोकस अब अंदरूनी कारकों पर ज्यादा है। तो क्या ये सब चीजें पर्यावरण, संसाधन, शायद बीमारियां
ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था और समाज पर भी असर डाल रही थी, जैसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में कमी आना। बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये एक आंतरिक विघटन जैसा लगता है। मेसोपोटामिया के साथ लंबी दूरी का व्यापार कम हुआ, ये दिखता है। बाद के चरणों में हमें मोहरों और बाटों का इस्तेमाल भी कम होता दिखता है। बड़े शहर धीरे धीरे छोटे गांवों में बदलते गए। ऐसा लगता है कि उनका मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी बिखर गया था। तो मतलब बाहरी दबाव और अंदरूनी कमजोरियां दोनों का मिला-जुला असर था। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक विलेन की कहानी नहीं है। ये जलवायु परिवर्तन, नदियों का रास्ता बदलना, संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, व्यापार में गिरावट और शायद कुछ हद तक बीमारियों और सामाजिक आर्थिक बदलावों का एक जटिल और आपस में गुथा हुआ नतीजा था। और ये सब धीरे धीरे हुआ, कोई अचानक तबाही नहीं आई। हाँ, ये एक धीमी गति से हुआ बदलाव था। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से यही कि कैसे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज के मिले-जुले दबाव दुनिया की सबसे उन्नत और व्यवस्थित शहरी सभ्यताओं में से एक को भी धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। ये दिखाता है कि सभ्यता कितनी नाजुक हो सकती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें आज के संदर्भ में सोचने पर भी मजबूर करता है। ये पतन हमें दिखाता है कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, आज जब हम खुद जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ते दबाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या सिंधु घाटी के इस अनुभव से हमारे लिए कोई सबक छिपा है? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर सोचा जा सकता है।